वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, सोचा अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँ। अच्छा, काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि मेरी गाड़ी में जो एयर कंडीशन लगा हुआ है वो कैसा चल रहा है, मतलब कूलिंग वगैरह उसकी कैसी है। तो उस हवाले से मैंने काफ़ी दोस्तों को बताया था कि मैं अपना एसी दोबारा से ठीक करवा रहा हूँ और फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा कि क्या रिज़ल्ट है। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ख़ास तौर ये एसी वाले एयर कंडीशन वाले जो गाड़ियों का काम करते हैं, इनमें स्कैम करने वाले लोग भी बहुत हैं। जी हाँ, जिनको काम करना नहीं आता, वो ठीक से एसी बना नहीं पाते, वो फिर हज़ार किस्म के जो है आपके सामने एक्सक्यूज़ रख रहे होते हैं कि यार ये मसला है, आपका ये मसला है, गाड़ी पुराना मॉडल है और ये चीज़ें पुराने मॉडल की हैं, ये एसी इतना ठंडा नहीं करते हैं। तो मतलब बहुत सारे एक्सक्यूज़ जो है ना ये आपको दे रहे होते हैं। अच्छा, तो आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी गाड़ी के एयर कंडीशन को ठीक किए हुए आज तकरीबन पूरा 1 साल होने वाला है। सीन ये है कि पहले तो मैंने एक एयर कंडीशन वाले कराची पे तारिक रोड पे गया, मैं एक एयर कंडीशन वाले से अपनी गाड़ी का एसी बनवाया। तो उस साहब ने भाई अच्छे खासे पैसे चार्ज किए, तकरीबन कोई 22-23 हज़ार रुपये। और वो एयर कंडीशन मेरा उस वक्त तक सही कूलिंग करे और जब मैं चला जाऊं फिर हफ्ते 10 दिन बाद कूलिंग ख़त्म हो जाए। दोबारा जब चला जाऊं उस बंदे के पास तो कहता है यार वो गैस लीक हो गया है। ठीक है भाई, गैस लीक हो गया है, आप गैस चार्ज करें। जब वो चेक करता था तो फिर बाद में कहता था यार वो आपके कंप्रेसर ने जो है ना कालक छोड़ दी है। तो वो जब कंप्रेसर विदाउट गैस का चल रहा होता है तो उसके बाद जो है वो चल के उसमें वो कालक छोड़ देता है, उसके सील वगैरह फट जाते हैं। ऑफ कोर्स वो बगैर गैस और पत्नी ऑयल का चल रहा होता है वो, तो सीन ये हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद भाई दोबारा से भाई कंप्रेसर मैंने चेंज करवाया और उसके बाद फिर से गैस डलवाया, फिर लीक हुआ उस बंदे के पास। फिर यही 2-3 दफ़ा जब मैं दोहराया, तकरीबन उसके पास कोई 35-40 हज़ार रुपये मेरे खर्च हुए उसके पास। लेकिन भाई ये एसी जो है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने जो है इंटरनेट पे फिर चेक किया कि भाई आखिर गैस मतलब ये एसी क्या है, कोई रॉकेट साइंस है क्या है। जब इंटरनेट से पता चला यार इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, बिल्कुल ये एक सिंपल सी चीज़ है। बस नॉर्मल सा, बस कुछ 5-6 पार्ट से मिलकर वो एयर कंडीशन रेडी हो जाता है और वो काम करना शुरू कर देता है। बस सीन ये है कि उसके बाद फिर जो है मैं एक मेरे दोस्त साहब है बहुत पुराने एयर कंडीशन वाले, उसकी अचानक से मुझे उसकी याद आई। मैंने उसको कॉल मिलाया तो उसने मुझे एयर कंडीशन के हवाले से बताया कि भाई कौन सा जो है आपने वो पाइपें यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, वो उसने मुझे बताया। और ये भी उसने बताया कि भाई आपने कंडेंसर कौन सा यूज़ करना है। बहरहाल उसने मुझे कुछ मशवरे दिए जो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। फिर मैं तारिक रोड गया, लेकिन मैं वो उस एसी वाले के पास नहीं गया था जिसने मेरे साथ समझ ले वो स्कैम किया था। तो बहरहाल मैं किसी और एसी वाले के पास गया तो उसने जो है मैंने उसको सारा बताया। मैंने कहा भाई मुझे ये इस तरह का सारा ये सेटअप लगवाना है। तो उसने कहा कि ठीक है ये लग जाएगा और ये सारा आपका पुराना सिस्टम मतलब उतर जाएगा। मतलब पुराना मतलब ये है कि सिर्फ पाइप हैं, जो पाइप होते हैं ना वो पाइप वगैरह सिर्फ, बाकी जो अंदर का जो इनर है कूलिंग कॉइल है जो अंदर का वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और जो कंडेंसर आगे लगा हुआ है वो भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ पाइप। तो बहरहाल उसने कहा कि भाई मैं आपसे इन सारे कामों का जो है 35 हज़ार रुपये लूँगा। अच्छा, मैंने इनसे ये कहा, मैंने कहा ठीक है भाई 35 हज़ार दूंगा, लेकिन गारंटी वाला काम करना है। कंप्रेसर मैंने उन्हीं हिसाब से लिया। अच्छा, उनसे कंप्रेसर लेने का एक फ़ायदा आपको ये होता है कि अगर वो कंप्रेसर महीने 2 महीने में ख़राब हो जाए ना तो वो ज़ाहिर है वो आपको रिप्लेस करके देगा, वो अंडर वारंटी होता है। तो
मतलब आप अपना कंप्रेसर नहीं लाएं, वरना आपको यही टोपी मिलता रहेगा, आपका कंप्रेसर ख़राब हो गया। तो कंप्रेसर मैंने उनसे परचेज किया। अच्छा, सीन ये है कि जब ये सारा सामान मैंने किया, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एसी लगवाने के टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना। मुझे उन साहब ने बताया था, मेरे दोस्त ने, उसने कहा कि आप जो है ना ओरिंग वाले पाइपें आप वो लगवाएं। अच्छा, पुराने पाइप ये होते थे कि वो बस एक दूसरे के साथ मिलकर जाकर टच हो जाते थे और वो टाइट होता था। जब आपका जीप है, ऑफ कोर्स में डीजल इंजन लगा हुआ, गाड़ी में वाइब्रेट है, और ख़ासतौर ऑफ रोडिंग की गाड़ी, आप कच्चे पे जा रहे होते हैं, गाड़ी में अच्छा खासा वाइब्रेट हो रहा होता है। उस वाइब्रेट के चक्कर में ये सीन हो जाता है कि वो आपकी पाइपें हो जाती हैं लीक, वो अपने जॉइंट वगैरह से वो हिल के वहाँ से गैस लीक हो जाता है। तो उसने मुझे कहा कि नए मॉडल की गाड़ियों में जो फिटिंग आता है उसको कहते हैं ओरिंग फिटिंग। आप ये जहन में रखिएगा, ओरिंग फिटिंग। उसने कहा आप ओरिंग फिटिंग लगवाएं। और ओरिंग फिटिंग के बाद जो है फिर उसने मुझे एक मशवरा दिया कि आप जो है अच्छा इसके अंदर कंप्रेसर के अंदर जो है ना एक बहुत एक्सपेंसिव अच्छा इसका ओरिजिनल ऑयल आता है, आप वो ऑयल डालें। वो एनडी वालों का पता नहीं कोई एक ऑयल होता है, तो वो आप वो डालें। अच्छा, वो कंप्रेसर के अंदर वो ऑयल डलता है और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा एक्सपेंसिव गैस होता है जो इनका एक नंबर, एक तो गैस के अंदर भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इनके गैस आते हैं, तो वो 1 नंबर गैस डलवाएं। और जो कंडेंसर के हवाले से मुझे बताया गया कि आप इसमें माइक्रो कंडेंसर यूज़ करें, माइक्रो। अच्छा, माइक्रो कंडेंसर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले ज़माने में जो कंडेंसर आते थे, कंडेंसर वही जो आपका बिल्कुल रेडिएटर के पास लगा हुआ होता है, रेडिएटर टाइप का होता है जिसमें से गैस पास होता है, कूल हो के दूसरे साइड पे निकलता है। अच्छा, मेरे पास जो कंडेंसर लगा हुआ था वो मोटे जालियों वाला था, पुराना वाला। खैर वो भी चलता है, परफेक्ट चलता है, अभी भी मेरी गाड़ी में वही लगा हुआ है ना। तो वो मोटे जालियों वाला, लेकिन उसने मुझे कहा था कि आप माइक्रो लगवाएं, आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, माइक्रो कंडेंसर कौन सा होता है? माइक्रो कंडेंसर यही है जो आजकल क्रोला, सिविक और रीवो वीगो वगैरह में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाता है माइक्रो कंडेंसर। इसके पाइप छोटे होते हैं, जाली वगैरह इसके जो है वो छोटे होते हैं। इसके अंदर जब गैस स्लोली, मतलब जब इससे बाईपास कर रहा होता है, तो गैस को थोड़ा टाइम मिल जाता है इसमें कूल होने का, क्योंकि माइक्रो होता है वो गैस को जल्दी ठंडा करके और दूसरी तरफ से फिर दोबारा आपके इनर कॉइल की तरफ भेज देता है। तो माइक्रो कंडेंसर का ये फ़ायदा है। अच्छा, सीन ये हुआ कि मैंने कहा भाई मुझे माइक्रो कंडेंसर लगाना है, तो बहरहाल मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी गाड़ी में जो है ना वो मेरी गाड़ी के हिसाब के साइज़ का माइक्रो कंडेंसर मिल नहीं रहा था। अगर मिल रहा था तो बहुत छोटे मिल रहे थे, जैसे कि आपका कल्टस और आल्टो वगैरह इस टाइप के इनके छोटे कंडेंसर मिल रहे थे मुझे। तो छोटे कंडेंसर से ये था कि मुझे थोड़ा सा शक हुआ। मुझे एयर कंडीशन वाले ने भी कहा कि ये कुछ ज़्यादा ही छोटे हो रहे हैं, आपका कंप्रेसर काफ़ी बड़ा है, 15 पता नहीं 17 नंबर का कंप्रेसर है, इंजन भी काफ़ी बड़ा गाड़ी में लगा हुआ है, तो ये जो है इस कंडेंसर में मज़ा नहीं करेगा आपको ऐसी। लेकिन उसने मुझे ये गारंटी दिया कि आपका ये जो चाइना वाला ये जो पुराने मॉडल का कंडेंसर लगा हुआ है, मैं इसी के अंदर आपका AC चिल्ड कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो फिर बहरहाल मैंने वो पुराना अपना कंडेंसर लगवाया और पाइपिंग मैंने पूरी चेंज करवाई, ओरिंग वाली पाइपिंग करवाई। कंप्रेसर मुझे उसी बंदे के पास से मिला। मेरे गाड़ी जो है ये 1980 का मॉडल है, 14B का इसमें इंजन लगा हुआ है, तो उस बंदे के पास ब्रांड न्यू ओरिजिनल कंप्रेसर ब्रांड न्यू मेरी गाड़ी का पड़ा हुआ था। उस वक्त उस 1 साल पहले उसने मुझे दिया कोई 15-17 हज़ार रुपये में, लेकिन विद गारंटी, विद वारंटी 1 साल के कि ये ना कंप्रेसर ख़राब होगा ना लीक होगा। क्योंकि उनको वो एक्सपर्ट है अपनी चीज़ों में, उनको पता है कि क्या चीज़ ख़राब होनी है क्या नहीं होनी है। तो उसने मुझे गारंटी दी और पैसे भी वो अच्छे खासे चार्ज करा था। और मैं भी काफ़ी फेड अप हुआ था कि मेरा मसला हल हो जाए। मैं पैसे भी फेंक रहा था पानी की तरह कि भाई मसला हल हो जाए वरना मैं आपके गले में आ जाऊँगा। बहरहाल उसने सारी पाइपिंग चेंज की, कंडेंसर मेरा वही पुराना लगा और कंप्रेसर मैंने ब्रांड न्यू लिया, क्योंकि मैं काफ़ी वक्तों से कंप्रेसर ख़रीद रहा था और हर बार वो कंप्रेसर भाई कालक छोड़ दिया, परेशान था भाई। उसी से मैंने कंप्रेसर लिया। इनर कॉइल मेरा अपना ओरिजिनल हैंग है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक नज़र आप ये देख लें। ये इनर कॉइल जो है मेरा अपना ओरिजिनल, वही अपना ओरिजिनल ही फिटिंग के अंदर है, ठीक है। और एक और चीज़ लगती है जो कि
जो एसी वाले मेरे साथ पैसे ले रहे थे, स्कैम कर रहे थे, सही गाइड नहीं कर रहा था, या उनको काम नहीं आता, अल्लाह जाने, एक स्विच लगता है आपके फिल्टर के पास। फिल्टर पे आगे पीछे कहीं पर भी आप उस स्विच को लगा सकते हैं। वो स्विच का काम ये होता है, वो आपके गैस के पाइप के साथ अटैच होता है। खुदा ना खास्ता आपका गाड़ी का एसी का गैस जब लीक हो जाए, किसी भी वक्त वो लीक हो जाए, आपको तो पता नहीं, आप एसी ऑन करके बैठे हो और ज़ाहिर ठंडक नहीं भी कर रही होती, कूलिंग नहीं भी आ रही होती, आप तब भी उसको ऑन कर रहे होते, एक्सीलेटर दबा रहे होते यार थोड़ी कूलिंग आए। तो गैस जब लीक होता है, स्विच का काम ये होता है कि फ़ौरन से आपका जो कंप्रेसर है उसको शट ऑफ कर देता है, बंद कर देता है उसको बिल्कुल। अच्छा, उसको शट ऑफ जब बंद कर देता है, इससे क्या होता है कि आपका कंप्रेसर हो गया सेफ। अब आपका एसी कूलिंग तो नहीं दे रहा होगा, इनर फैन वगैरह सब चल रहे होंगे, लेकिन कंप्रेसर कूलिंग नहीं दे रहा होगा क्योंकि उसको शट ऑफ कर दिया होता है उसने। ये इससे आपका ये हो जाता है सेफ, ताकि आपको फिर टाइम मिल जाए, आप चले जाएं एसी वाले के पास दिखा दें अगर कोई लीकेज वगैरह का मसला है। इससे आपका कंप्रेसर सेफ होता है, क्योंकि गैस लीक हो गया, लीक होने के बाद तो फिर भी कंटिन्यूसली जब वो चल रहा होता है तो तब वो कंप्रेसर कालक छोड़ देता है, क्योंकि वो बगैर गैस के बिल्कुल सूख जाता है। उसके अंदर ना ऑयल होता है ना कुछ होता है, ऑयल वगैरह भी सब लीकेज में वो सब कुछ पंप करके बाहर निकाल देता है। जब वो सब कुछ सूख गया, ड्राई हो गया, उसके बाद वो समझ ले विदाउट ऑयल चल रहा होता है, उसके बाद उसकी सील वगैरह सब फट जाते हैं और उन सीलों की कालक आपकी पूरी लाइन में फैल जाती है। फिर उसके बाद समझ ले बेड़ा गरक हो जाता है। उसके बाद हर चीज़ आपने खोल के चेंज करवानी होती है, धोनी होती है। तो बहरहाल ये है, अब माशाल्लाह 1 साल हो गया, ऐसी कूलिंग है कि गाड़ी मेरी खड़ी हुई है और ना मेरे कंडेंसर पे कोई फ़ैन लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, आगे फ़ैन वगैरह कंडेंसर पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। और माशाल्लाह से एसी इतना चिल करता है, इतना चिल करता है, ऐसा लगता है कि आप अपने घर के विंडो एसी के सामने या स्प्लिट एसी के सामने बैठे हुए हो, या आप कोई नए मॉडल की सिविक या रीवो वगैरह की एसी के सामने बैठे हो। इस तरह से एसी चिल कर रहा है। एसी का मैंने आपको दिखा दिया, विंडो हैंग एसी है। अच्छा, मैं जितने भी एसी वालों के पास गया हूँ, आप यकीन करें, उन्होंने मुझे इतने टोपियाँ पहनाए, यार ये बस इतने ही ठंडा करते हैं, ये सिर्फ इतनी कूलिंग होती है इनकी, ये पुराने मॉडल के हैं, ये इतना भी कर लें काफ़ी हैं। मैं आपको ये सेटअप लगा के दूंगा, कोरोला का सेटअप लगा दूंगा, मतलब जो ओरिजिनल इसका शेप है उसको चेंज करके इसमें पता नहीं क्या कुछ गंद लगा दूंगा, फिर जाके इसकी कूलिंग जाकर ओके होगी। तो बहरहाल मसला ये है कि उनकी बातों पे ना आए। ये 1980 का एसी लगा हुआ है और आप यकीन करें, जाहिर है मैं आपको कैमरे में तो अब उसका बता नहीं सकता कि इसकी ठंडक कैसी है। मैं खुद तो होता हूँ कराची में, अगर कभी किसी ने एसी टेस्ट करना है मेरी गाड़ी का, वो आके बेशक मुझसे मुलाकात करे, मैं उसको एसी ऑन करके दिखाऊंगा। ये एसी बिल्कुल उतना ही ठंडा करती है जैसे कि रीवो या लैंड क्रूज़र नए मॉडल की, या आपका कोरोला सिविक हो गया, बिल्कुल उस तरह से ठंडक करती है ये एसी, बिल्कुल परफेक्ट चिल्ड। और हालांकि मैंने इसमें उसने एक थर्मोस्टेट भी लगाया हुआ है जिसमें उसने इसके टेम्परेचर कम किया हुआ है, वरना वो जब टेम्परेचर बढ़ाता था, आप यकीन करें कि ये एसी के विंडो से वाइट कलर के जो है ना धुएं निकलते थे। जब वो बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है ना, तो एक स्मोक निकलता है वाइट कलर का, और आपको फील होता है कि बर्फ़ के टुकड़े आपके मुंह पे लग रहे हैं। ये इस तरह से चिल्ड करता है। और ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा, आप अगर कोई भाई यकीन ना करे, अगर वो कभी आए, मैं इसका टेम्परेचर सिर्फ जो है ना ज़रा और माइनस में लेकर जाकर और आपको वो दिखाऊंगा फील, फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं ये सही फरमा रहा हूँ या गलत फरमा रहा हूँ। तो बहरहाल एसी वालों के स्कैम से बचें। जिनको काम नहीं आता वो इसी तरह के जो है बकवास कर रहे होते हैं कि ये आपका ये मसला है, इनर का मसला है, आपका कंडेंसर का मसला है, आपका कंप्रेसर का मसला है। ठीक है, कंप्रेसर वगैरह का मसला होता है, लेकिन वो काम भी उसी तरह से करके दें। वो स्विच नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाते, और बस आपका पैसा नुकसान कर रहे होते, और या तो उनको पता ही नहीं अब आगे क्या करना है। बहरहाल ये मैंने जो है अपने एसी का सारा काम करवाया तारिक रोड पे मुर्शिद ऑटोज़, काफ़ी पुराना है वो, वहाँ पर एसी के काम कर रहे हैं कभी 40-50 साल से, उनसे मैंने ये सारा काम करवाया था। और माशाल्लाह 1 साल हो गया, एसी बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, कोई इसमें मुझे शिकायत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ के ख्याल करना है एसी लगवाने के टाइम। एक तो एसी के इनर कॉइल के तरफ जो है ना एक वॉल लगा हुआ होता है। अच्छा, वो वॉल के ऊपर भी काफ़ी स्कैम करते हैं लोग।
सीन ये करते हैं वो कि आपका अल्लाह भला करे, वो वॉल जो है आपको कहते हैं कि ये जापानी लगेगा, ये जापानी लगेगा, ये यूज़ लगेगा तो आपका अच्छा होगा। नहीं, आपने वो वॉल जो है आपने चाहे चाइनीज़ हो कुछ भी हो, वो आपने ब्रांड न्यू ही लेना है। एक छोटा सा वॉल होता है, उसका काम ये होता है कि वो आपके गैस को आपके इनर कॉइल में स्प्रे करके फेंक रहा होता है। तो वो वॉल हमेशा जब भी एसी का काम होगा वो वॉल आपका ब्रांड न्यू लगेगा। वो अगर आपको एसी वाला कहेगा नहीं मैं इसको साफ करके लगा दूंगा, तो आपने वो बिलीव नहीं करना, क्योंकि वो साफ वाफ होके काम नहीं करता। वो कुछ दिन चलेगा, आपका कंप्रेसर चोक करके ख़राब कर देगा। तो आपने वो वॉल चेंज करना है। छोटा सा वॉल होता है, उसकी प्राइस मैक्सिमम ब्रांड न्यू की 2000-2100 रुपये उसके प्राइस होते हैं। तो आपने हमेशा वो ब्रांड न्यू लगाना है। अच्छा, दूसरी बात, जब कंडेंसर ने आपके कालक छोड़ दिया, कंडेंसर ने जब आपके वो कंप्रेसर ने कालक जब छोड़ दिया, तो ऑफ कोर्स कंप्रेसर तो चेंज होगा। अच्छा, फिर कंडेंसर जो है ना, आपने बिल्कुल मुतमईन होकर आपने कंडेंसर को वॉश करना है पेट्रोल से। अगर आप उस बंदे को दोगे तो उसके सर के ऊपर आपको खड़े रहना है, जो एसी वाला है। आपने उसको तकरीबन 200-300 रुपये का पेट्रोल लेकर देना है। वो आपके कंडेंसर में पेट्रोल डाले और उसको फिर हवा के प्रेशर से उसको क्लीन करे। और ये चीज़ उसको तकरीबन कोई 10 से 15 या 20 मरतबा रिपीट करनी होगी, जब तक आपको फील हो कि भाई साफ़ पेट्रोल दूसरे पाइपलाइन के दूसरे साइड से साफ़ पेट्रोल निकल रहा है। कंडेंसर बिल्कुल क्लीन होना है, उसके अंदर थोड़ा सा भी कालक नहीं होना। हाँ, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, या आपके पास टाइम है, वो एसी वाले के पास टाइम नहीं है, क्योंकि कंडेंसर पेट्रोल से धुल के साफ़ हो जाता है, बिल्कुल क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर भी हो जाता है। लेकिन अब वो डिपेंड करते हैं आपके एसी वाले के पास। अगर वो नखरे कर रहा है कि नहीं भाई ये नहीं होगा, मैं इसको नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर वो बात अलग है कि आप फिर वो कंडेंसर आपको मजबूरन चेंज करना हो। या तो आप खुद पेट्रोल ले लें और कंडेंसर को उसको अंदर डाल के उसमें प्रेशर लगाकर और बाईपास करें उस पेट्रोल को, ताकि जब तक वो पेट्रोल क्लियर ना हो जाए आप मुतमईन ना हो जाए। अच्छा, ये आपने साफ़ करके लगा दिया, फिर बस बाकी सारा काम आपका आ जाता है आपके कंडेंसर के ऊपर, कंप्रेसर के ऊपर। कंप्रेसर आपका होना चाहिए ब्रांड न्यू। अगर ब्रांड न्यू नहीं है तो यूज़ हो, लेकिन वो अंडर वारंटी हो उस एसी वाले मैकेनिक के, क्योंकि वही चेक करेगा। फिर वो सारा समझ लें इंश्योरेंस वाला जो क्लेम आएगा वो उसके ऊपर आएगा, क्योंकि आप उसी से परचेज़ करोगे और आप उसको लगाओगे और वह ख़राबी हुआ तो उसके गले में, तो वो ऑफ कोर्स आपको बहुत ही अच्छी चीज़ देगा। वो ज़रूर आपको महंगी देगा, लेकिन अच्छी चीज़ देगा, क्योंकि उसको पता है कि बाद में ये मेरे गले में आनी है। तो बहरहाल का, और कंप्रेसर के अंदर फिर आपने गैस और ऑयल 1 नंबर डलवाना है। वो 1 नंबर डलेगा तो तब आपका कंप्रेसर सेफ रहेगा। अगर वो 1 नंबर नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स कंप्रेसर में ख़राबी आ सकती है। बहरहाल एसी वालों के इस ऐसे स्कैम से बचें कि भाई ये 1980 का मॉडल है, या ये भाई 70 का मॉडल है, भाई ये नहीं बनेगा, या ये इसकी ठंडक इतनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो मैं आपको ये बताऊं, ये सब जो है ये सब झूठ है। माशाल्लाह यही पुराना एयर कंडीशन, आप यकीन करें इतना चिल है कि आपकी सोच है, इतना चिल्ड है। मतलब आप देखें मेरे गाड़ी में जो विंडो हैं उनमें टिंट वगैरह भी नहीं है। उस टिंट ना होने के बावजूद भी गाड़ी चिल्ड रहता है। छोटा सा हैंग ऑन लगा हुआ है, सिर्फ यहाँ आप देख सकते हैं छोटा सा हैंग ऑन लगा हुआ है। और पीछे आप देखें रूम, ये सब कितना बड़ा रूम है। ये BJ40 FJ40 है, इसका रूम काफ़ी बड़ा होता है। आप यकीन करें ये पूरा रूम चिल्ड हो जाता है। और पैसेंजर सीट पे जो बैठा हुआ होता है, क्योंकि ये हैंग ऑन पैसेंजर सीट पे लगा हुआ है, और जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो आप यकीन करें उसके बाद वो कहता है यार ये एसी को स्लो करो, या तो इसको बंद करो, या तो डायरेक्शन चेंज करो। तो बस कहने का मतलब यही है भाई, आप दोस्तों से अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब यही है कि आप ये एसी वालों के फ्रॉड से बचें, इनके स्कैम से बचें, और अपनी गाड़ी को ओरिजिनल चीज़ पे ही रखें। मैं अभी अपनी गाड़ी का जो है बॉनेट भी आपको खोल के दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। थोड़ा सा आपको वीडियो के अंदर भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए, और ओरिंग के हवाले से भी थोड़ा सा और मज़ीद आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये जो है पुराने मॉडल की फिटिंग है।
ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये कंडेंसर है, छोटा सा ये कंडेंसर है और ये पुराने ज़माने की फ़िटिंग है और जो कि ये फेल है और ये लीक हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये कंडेंसर भी अपना चाइना वाला कंडेंसर है। अगर आपको इस तरह का कंडेंसर मिल जाता है तो आपने सिर्फ इनके ये वॉल चेंज करने, यहाँ पर ओरिंग वाले वॉल लगाने, ठीक है ना। ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है स्पेयर में। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें ये भी आप देखें उसी टाइप का अंदर देखें ये लगा हुआ है। मैं आपको और मज़ीद ठीक से दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये कंडेंसर लगा हुआ वही कंडेंसर है जो बाहर पड़ा हुआ है, मैंने आपको दिखाया। ये बस छोटे से साइज़ का है, आपको पता है BJ40 FJ40 में छोटा सा बस ये एक डक होता है यहाँ से जो हवा पास होता है। आप ये देख सकते हैं किसी किस्म का कोई फ़ैन नहीं लगा हुआ, ये देखें, और ना ही फ़ैन लगाने की कोई जगह है। अच्छा ये देखें, ये कहलाता है ओरिंग फिटिंग। अच्छा ये देखें, आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं ये ओरिंग फिटिंग नहीं था, मैंने यहाँ पे वेल्ड करवा के दूसरा पाइप यहाँ ओरिंग फिटिंग बनवाया। इसमें सीन ही होता है कि ये जो सिल्वर कलर का पाइप है ये पूरा अंदर यहाँ तक आ जाता है, ये अंदर आ जाता है, फिर ये बोल्ट ऊपर से टाइट हो जाता है, जो कि पुरानी फ़िटिंग में इस तरह से नहीं था। ये आप देखें, ये फ़िटिंग चेंज किया है, ना इसमें कोई फ़ैन लगा हुआ है। अच्छा मैं इसमें बस वही इंजन का फ़ैन लगा हुआ है और वो वही वाला फ़ैन है जो क्लच फ़ैन कहलाता है ये, और इसी फ़ैन से इंजन आप यकीन करें बिल्कुल चिल्ड रहता है। अच्छा ये वो स्विच है, ये वो स्विच लगा हुआ है, ऐसी गैस लीक हुआ और इस स्विच को गैस फील नहीं हुआ, ये आपके कंप्रेसर को शट डाउन कर देगा, आपके कंप्रेसर की बचत हो जाएगी। और बाकी ये फ़िल्टर है, ये ड्रायर कहलाता है, जो इसमें मॉइस्चर होता है गैस के अंदर, जो पानी थोड़ा बहुत नमी होता है ये उसको ड्राई करके गैस को दोबारा से बेचता है। आप ये देखिए, ये पाइपिंग अंदर जा रही है, अंदर डायरेक्ट हैंग ऑन पे, और वहाँ एक वॉल लगा हुआ है बस, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं। जो लीकेज का जो मेरा प्रॉब्लम था, वो लीकेज का प्रॉब्लम मेरा जो है आपका अल्लाह भला करे इसी में ही ख़त्म हो गया। ओरिंग वाले पाइपों में ही लीकेज का प्रॉब्लम मेरा ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो है फिर ये स्विच था और ये छोटे छोटे मसले थे और हर चीज़ ब्रांड न्यू किया। तो बहरहाल ये छोटे छोटे मसलों से ही सारा मसला हल हो गया। आप कोशिश करें उनके एयर कंडीशन वालों की फ्रॉड वो बातों पे ना आए। अगर उनको कुछ समझ नहीं आए तो मेरी ये वीडियो आप उनको दिखा दें, ये वीडियो देख लेंगे तो ज़रूर उनको समझ आ जाएगी। और अगर कोई ये कहता है कि भाई पुराने मॉडल की गाड़ी ठंडक नहीं करती, तो आप ले आइएगा मेरे पास, मेरी गाड़ी दिखा दीजिएगा उसको लाइव, उसको पता चल जाए यहाँ पर हर चीज़ पुराने मॉडल की लगी हुई है और एसी इतना ठंडा कर रही है कि आपकी सोच है। और ये भी नहीं कि मैं अभी भी काम करवा के आया हूँ, ये पूरे 1 साल मैंने टेस्ट किया है। और आप तो मेरी ऑफ रोडिंग की वीडियोज़ देखते रहते हो कि मैं किस किस्म के एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करता हूँ, और वाइब्रेट इतना होता है। मैं ऑफ रोड पे गाड़ी को कच्चे पे इतना स्पीड भगाता हूँ, पूरी गाड़ी में वाइब्रेट होता है। तो माशाल्लाह अभी तक ना ये लीक हुआ है, ना कोई प्रॉब्लम आई है। एसी बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ना गाड़ी मेरी गर्म हो रही है, ना ऐसा कोई सीन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने वीडियो देखी पूरी। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। खुदा हाफिज़।